हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है दूसरी कंपनी, यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई उसके आगमन को देखेंगे। तो दूसरी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हॉलैंड की थी। तो हम डचों के आगमन को देखते हैं। सबसे पहले कार्नेलियन हाउटमैन या हस्तमैन नामक एक डच यात्री था, जो समुद्री मार्ग से भारत आया और भारत भ्रमण किया, फिर वो चला गया। पहला डच कार्नेलियन हाउटमैन या हस्तमान था, जो भारत आया। जब ये चले गए, वहाँ गए, इन्होंने अपना जो है यात्रा विवरण जो है प्रस्तुत किया। इसके बाद दूसरा जो था यात्री, वो था जॉन लिकोटन। जॉन लिकोटन यह 1583 में गोवा आया और इसने पूर्वी जगत और समुद्री व्यापार पर अपनी पुस्तक प्रकाशित की। इसके बाद डच अभियानों का एक सिलसिला शुरू हुआ और डच में व्यापारियों ने मिलकर एक ज्वाइंट कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी का नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1602 में। तो इन दोनों के यात्रा विवरण के आधार पर डचों के अंदर उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए एक ज्वाइंट कंपनी का मतलब था कि बहुत सारे व्यापारियों ने और सरकार ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसको नाम दिया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी या वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, जो डच भाषा में इसका नाम है। और यह एक सहकारी का अर्थ है कि ये प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर पे, दोनों का सम्मिलित उपक्रम था। अतः सरकार के द्वारा इसके जो है जहाँ अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, इसलिए इसमें डायरेक्टरों का कोई उल्लेख नहीं हम पाते हैं या गवर्नरों का। इनके जो किलेबंदी या किले बनाए गए, उसके जो प्रमुख होते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। इसीलिए किसी गवर्नर का नाम जो है यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। तो 1602 में ये कंपनी गठित की गई और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1602 में डच कंपनी गठित की जाती है और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन ने किया, लेकिन ये भारत में बाद में आई और ये 1602 में बाद में गठित हुई और भारत में ये पहले आ जाती है। तो भारत में जब ये आ जाते हैं 1602 में, तो इसका पहला कारखाना इन्होंने 1605 में मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम या इसको मूसलीपट्टनम भी कहा जाता है।
पट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र में है। यहाँ पे 1605 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और व्यापारिक विधियों का सिलसिला यहाँ से चालू हुआ। क्योंकि जो डच थे ये मसालों के व्यापार पे फोकस करके आए थे और इन्होंने मसालों के ऊपर जो है इनका मसालों के व्यापार को लेकर पुर्तगालियों से टकराहट शुरू हुई और धीरे धीरे इन्होंने जो है पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार से बाहर करना शुरू किया। इनका दूसरा जो प्रमुख कारखाना था जिसकी स्थापना इन्होंने, दूसरा कारखाना, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाया पुलिकट में, लगाया 1610 में इन्होंने पुलिकट में फैक्ट्री लगाया और पुलिकट को इन्होंने चंद्रगिरी, ये मिटा देते हैं, इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो है पुलिकट में 1610 में स्थापित की और इसके लिए इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट को खरीदा था, राजा से पुलिकट प्राप्त किया, यहाँ पर इन्होंने गैलरिया नामक किले का निर्माण किया, गैलरिया नामक किले का निर्माण किया और ये डचों का पहला कारखाना था जिसकी इन्होंने किलेबंदी, पहला और आखिरी कारखाना। डचों के जितने भी किले बने भारत में उसमें से केवल गैलरिया ही ऐसा किला था जिसकी किलेबंदी की गई थी और बाकी किसी किले की किलेबंदी नहीं की गई थी। तो हो सकता है एक सवाल में ये पूछे और एक आध बार पूछा भी है पीसीएस में कि किसकी किलेबंदी थी, तो गैलरिया के किले की ही केवल किलेबंदी इन्होंने करी थी। इसके बाद ये लोग जो है सूरत में बसे, सूरत, नागपट्टनम तमिलनाडु में है जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिमलीपट्टनम, नागापट्टनम, बिमलीपट्टनम, करिकाल, ये भी तमिलनाडु में है, करिकाल, चिंसूरा, पटना, बालासोर आदि स्थानों पे अपने व्यापारिक कारखानों की स्थापना की और इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। पटना, बालासोर और कासिम बाजार ये इनके प्रमुख व्यापारी केंद्र बने। तो जैसा कि हमने बताया गैलरिया में ही इन्होंने केवल किलेबंदी की थी और गैलरिया के किले से ही, गैलरिया के किले में इन्होंने टकसाल की स्थापना की। इन्होंने अपने टकसाल की स्थापना, टकसाल की स्थापना की और अपना स्वर्ण पैगोडा ढाला, स्वर्ण पैगोडा ढाला, जिसके माध्यम से व्यापार करते थे। क्योंकि ये मसालों के व्यापार को लेकर केंद्रित थे, अतः जो है इनका मुख्य फोकस जो देश था ये पूर्व की तरफ आगे बढ़े और ये इंडोनेशिया तक जा पहुँचे।
क्योंकि मसालों के मामले में भारत से ज़्यादा मसालों का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। अतः इन्होंने इंडोनेशिया पर के लिए जो है ये पुर्तगालियों से उलझ पड़े, और जिसमें जो है 1613 में डचों का पुर्तगालियों से ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें इन्होंने जकार्ता पे कब्जा कर लिया। इसको जरा 1641 में डचों ने आगे बढ़कर मलक्का जो मलेशिया में है और एशिया की व्यापारिक मंडी थी, इसको पुर्तगालियों से जीत लिया। और 1658 में इन्होंने श्रीलंका को भी जीत लिया। श्रीलंका को भी पुर्तगाल से जीत लिया। तो जैसे हम देखते हैं कि 1641 में मलक्का का हस्तगन और 1613 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का हस्तगन, और 1658 में इन्होंने श्रीलंका को जीत लेने के बाद पुर्तगालियों का सितारा जो था, जो उन्होंने जो उपनिवेश की प्रक्रिया में सबसे पहले आए और सबसे पहले उपनिवेश बनाया था इन सारी जगहों को, इनके हाथ से निकल गया और ये कमज़ोर होते चले गए। इधर पूर्व में इनका विस्तार हम जरा देखते हैं कि भारत में पूर्व में ये कैसे पहुँचे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। व्यापार के क्रम में पूर्वी भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना पीपली में लगाया। पहला कारखाना पीपली में 1627 में लगाया। पीपली बंगाल में है, पीपली बंगाल में लगाया, और यहाँ से ये पूर्व में फैलना शुरू किए। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने पीपली के जगह जो है बालासोर, पीपली के स्थान पर बालासोर उड़ीसा, ये उड़ीसा को केंद्र बनाकर व्यापार करने लगे, इन्होंने पीपली के स्थान पर बालासोर उड़ीसा को केंद्र बनाया और वहाँ से अब व्यापार करने लगे। लेकिन यहाँ भी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे और इन्होंने तुरंत जो है बंगाल में ही चिनसुरा को पुनः 1653 में चिनसुरा बंगाल में है। चिनसुरा को 1653 में अपना केंद्र बनाया। यहाँ से बार बार सवाल आए हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक किले का निर्माण किया जिसका नाम था गुस्ताउस फोर्ट, और ये सवाल कई बार आया है। चिनसुरा में इन्होंने गुस्तावल है या गुस्ताउस है, ये दोनों नाम आए हैं। गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण किया और ये डचों का सर्वप्रमुख व्यापारिक केंद्र बना। मतलब डच यहाँ से ही सारे व्यापार करते थे। ये उनके जो है प्रशासन का भी केंद्र था और व्यापार की प्रमुख जो है पूर्वी व्यापार का प्रमुख केंद्र था।
इसके बाद जो है हम देखते हैं कि डचों के कारण क्या व्यापारिक परिवर्तन हुए भारत में। तो इन्होंने सूती वस्त्र या भारतीय वस्त्र उद्योग को इनके कारण काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि इन्होंने भारतीय वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु के रूप में तब्दील कर दिया। ये सवाल भी कई बार पूछा है कि सबसे ज़्यादा किन कंपनियों ने जो है वस्त्र निर्यात पे बल दिया था। तो डचों ने भारत में वस्त्र निर्यात को बल दिया। वो मसाले ले जाते जरूर थे, वो प्रमुख निर्यात जो यूरोप को वो करते थे वो भारत से या पूर्वी जगत से वो मसालों का ही था। लेकिन भारत से वस्त्र निर्यात की वस्तु बनाने का अर्थ इस संदर्भ में है कि ये भारत से वस्त्र दक्षिण पूर्व एशिया को भेजते थे और उसके बदले में मसाला खरीदते थे और उस मसाले को ये ले जाके यूरोप भेज देते थे। तो इस अर्थ में हम देखते हैं कि इन्होंने भारतीय वस्त्र को निर्यात की प्रमुख मद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और भारतीय वस्त्रों का निर्यात ये कोरोमंडल तट से, पहली चीज़ तो ये कि सूती वस्त्र को, जो सवाल आया है, सूती वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बना दिया। अब से भारत का सूती वस्त्र प्रमुख निर्यात की वस्तु था। दूसरे, ये वस्त्रों का निर्यात कोरोमंडल तट से करते थे। कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट चोलमंडलम तमिलनाडु का हिस्सा है। जब चोल काल चल रहा था तो इसको जो है चोलमंडलम कहा जाता था, जिसका जो है डचों और पुर्तगालियों या यूरोपियों ने उच्चारण करके चोलमंडलम के जगह कोरोमंडल हो गया और उसको हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ये वास्तव में इसका नाम क्या था? चोलमंडलम। चोलमंडलम। तो ये भारत से वस्त्र लेके जाते थे कोरोमंडल तट से दक्षिण पूर्व एशिया, वहाँ बेचते थे और उसको वापस जो मसाले प्राप्त करते थे और उस मसाले को ये ले आते थे मालाबार तट पे। मालाबार तट केरल, ये तमिलनाडु में हमने बताया ही आपको। तो ये मालाबार तट केरल ले आते थे और यहाँ से ये जो है यूरोप चला जाता था। मसाला, अर्थात मसाला का निर्यात ये मालाबार तट से करते थे और वस्त्रों का निर्यात ये कोरोमंडल तट से करते थे। अगर पूछा जाए व्यापार तो कपड़े का व्यापार ये कोरोमंडल तट से करते थे और मसालों का व्यापार ये मालाबार तट से करते थे। मसालों का निर्यात यूरोप को किया जाता था और कपड़ों को निर्यात दक्षिणी पूर्व एशिया से किया जाता था। इन्होंने अपने मालखाना वो स्थान होता है जहाँ पे व्यापारिक वस्तुओं को रखा जाता है। तो ये इन्होंने अपने मालखाने गुजरात और बंगाल और बिहार में स्थापित किए थे। जैसे जो ये लोकल क्षेत्र में व्यापार करते थे गांव गिरावों से, और जो भारत के भीतर तक प्रवेश करने में सबसे ज़्यादा सफल यही रहे डच। ये पटना और बनारस तक जा पहुँचे। तो यहाँ से जो लोकल चीज़ें ये प्राप्त करते थे व्यापारिक रूप में, उनको जो है अपने मालखाने गुजरात और बिहार में संग्रहित करते थे और फिर उनको बेच के ये व्यापार करते थे। अगर वस्त्र होता था तो वो चला जाता था दक्षिण पूर्व एशिया, और कोई जैसे अफीम का भी व्यापार इन्होंने ही शुरू किया। अफीम को दक्षिण पूर्व एशिया ले जाने, चीन को व्यापार करने की शुरुआत इन्हीं ने की थी। तो मालखाने जो है इनके कहाँ थे? गुजरात और बिहार में। ये सवाल भी एक बार आया हुआ है। और फिर लेकिन इन्होंने
पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार से तो बाहर कर दिया, लेकिन इनकी नौसेना कमज़ोर थी अंग्रेज़ों की अपेक्षा, क्योंकि 1588 में हमने देखा कि स्पेन के आर्मेडा को ब्रिटिश आर्मेडा ने पराजित कर दिया। उसके साथ ही जो है यूरोप में और पूरे विश्व में अंग्रेजी नौसेना की तूती बोलने लगी, तो ये भी अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं पाए। और 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा या बिदर्रा, ये हुगली के पास है, हुगली। बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने इनको पराजित कर दिया। अंग्रेज़ों ने पराजित कर डचों को भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। इस समय जो ये बेदरा का युद्ध लड़ा गया, तो इसका नेतृत्व जो है अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नल फोर्ड ने किया था। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? कर्नल फोर्ड, अंग्रेज। डचों के सेनापति का नाम नहीं पता चलता है, कर्नल फोर्ड ने किया था। और इस समय गवर्नर जो है, गवर्नर बंगाल का क्लाइव था। इस प्रकार बेदरा के युद्ध से डचों की शक्ति समाप्त हो गई और ये छोटे से व्यापारी के रूप में रह गए और ये मुख्यतः जो है इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।